हमारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रज्ञा वत्सल मिश्रा। आज हमारे साथ हैं प्रयागराज के मशहूर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अनुज गुप्ता, जिनसे आज हम विटामिन डी के बारे में कुछ खास जानकारी लेंगे। डॉक्टर अनुज गुप्ता, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि विटामिन डी की आखिर हमारी शारीरिक संरचना में भूमिका क्या होती है? विटामिन डी का रोल जी, जो सिर्फ विटामिन डी का ही रोल नहीं है, कैल्शियम जो कि हमारे बॉडी में हर एक फंक्शन के लिए ज़रूरी होता है। जैसे कि सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द एनर्जी प्रोड्यूसिंग यूनिट ऑफ द बॉडी। साथ में नर्व्स जो होती हैं, आपकी जो मांसपेशियाँ होती हैं, मसल्स होती हैं, इन सब के काम में, इवन हार्ट के काम में कैल्शियम चैनल की ज़रूरत होती है। तो इसी कैल्शियम को वो अब्जॉर्ब कराता है और एसिमिलेट भी कराता है। इसका मतलब है कि जहाँ आपकी इंटेस्टीन से कैल्शियम अंदर जाएगा विटामिन डी की वजह से, और विटामिन डी की ही वजह से वो जाके सही जगह पे एसिमिलेट होगा, जैसे कि आपकी हड्डियों में। अच्छा, तो कैल्शियम को उसका काम करने देने की सारी काम मतलब विटामिन डी के हैं। जी जी। अच्छा, तो सर हमेशा से तो हम लोग ये सुनते आए हैं कि अब जो शरीर है वो खुद से विटामिन डी प्रोड्यूस करता है जब वो धूप के कांटेक्ट में आता है। तो ऐसा क्यों है कि आजकल हमारे ज़माने में ये भी बहुत सुनने के लिए मिल रहा है कि विटामिन डी की बड़ी कमी हो रही है, खासकर महिलाओं में तो बहुत ज़्यादा हो रही है? जी, सही कहा। महिलाओं के अलावा एडोलेसेंस, इनफैक्ट न्यूबॉर्न बच्चे भी बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट मिल रहे हैं। 3 महीने के बच्चों में 80% विटामिन डी डेफिशिएंसी रिपोर्टेड है। इसके कुछ खास कारण ये है कि विटामिन डी एक्सपोजर, सनलाइट एक्सपोजर बहुत कम हो गया है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सनस्क्रीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है। तो एकदम छोटा बच्चा तो मतलब सनलाइट एक्सपोजर में आ नहीं सकता? छोटे बच्चे को पहले तो पहले के ज़माने में उनको माएँ या उनकी दादियाँ धूप में लिटा के मालिश किया करती थी। अब शायद वो चीज़ नहीं रह गई है। जी। दूसरी चीज़, काफ़ी कुछ पोषण पहले के कुछ महीनों में माँ से आता है। अगर माँ डेफिशिएंट होगी तो बच्चा भी डेफिशिएंट हो जाएगा। जी। और तीसरी बात ये है कि बच्चों ने, माँओं को भी ये है कि धूप से ज़्यादा एक्सपोजर देने में उनको कठिनाई होती है बच्चों को, पता नहीं क्यों। अच्छा, तो आप इसका सबसे मेन कारण क्या मानते हैं, खासकर भारत में? भारत में इसका मेन कारण ये है कि इसके 3 कारण हैं। अच्छा। सबसे पहले जो अल्ट्रा वायलेट बी लाइट होती है, जो कि विटामिन डी सिंथेसिस आपकी त्वचा से करती है, उसकी खुद की जो कोण बनता है हमारे नॉट ओनली भारतवर्ष से बल्कि साउथ ईस्ट एशिया पूरे रीजन से, वो इतने एक्यूट एंगल पे है कि पर्याप्त मात्रा में यूवी बी लाइट हमारे लोग को उपलब्धि नहीं होती है कि जिससे कि हमको विटामिन डी सिंथेसिस में मदद मिले। दूसरी चीज़, जो खान पान है, खान पान में भी वीगान की तरफ रुझाव ज़्यादा है, जबकि ये नॉन वेजिटेरियन सोर्स में ज़्यादा मिलता है, जैसे कि सैल्मन फिश और एग, उसकी वजह से भी। तीसरी चीज़, जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ है कि हमारे एनवायरनमेंट में पार्टिकुलेट मैटर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से एडिक्वेट सनलाइट एक्सपोजर वैसे भी नहीं पहुंच पाता है त्वचा पे। तो ये 3 मेन कारण हैं। अच्छा, शुरुआत में तो हम लोग ये जानते थे कि जो सवेरे सवेरे वाली धूप होती है वही सबसे अच्छी होती है विटामिन डी के लिए, क्या ये सच है? नहीं, जो इनका इसमें थोड़ा सा काफ़ी क्वेश्चंस, काफ़ी लोगों ने मेरे से ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा है, मगर इसके मानक के हिसाब से था 10 से 2 बजे के बीच में, हफ्ते में 2 से 3 बार 10 से 15 मिनट विद 80% एक्सपोज बॉडी पार्ट, अगर आप सनलाइट एक्सपोजर लेंगे तो विटामिन डी एडिक्वेट क्वांटिटी में बॉडी में सिंथेसाइज होता है। मगर हमारे देश की गर्मियों में 10 से 2 बजे की धूप कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, पहली बात। हाँ। दूसरी बात, ऐसा भी देखा गया है कि वो अब जो दोबारा मानक उन्होंने रिविजिट किए हैं तो उसमें ये देखा गया है कि ये इनएडिक्वेट है। अच्छा। तो ये अभी रिकॉल हो गई हैं और अब ये आगे फिर से मानक का तो मतलब इंसान को 10 से 2 बजे की धूप लेनी चाहिए, जबकि हम लोग को शुरुआत से ये कहा जाता था कि 5 बजे सुबह उठो और धूप में जाओ और बैठो। नहीं, 10 से 2 का था। अच्छा, मानक थे। अच्छा, तो
अब सर मैं ये जानना चाहूँगी कि विटामिन डी के ऊपर इतनी सारी रिसर्चेज हुई हैं हमेशा से, खासकर कोविड के टाइम पे तो विटामिन डी के बारे में काफ़ी कुछ सुनने में आया है। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हालिया तौर पे ऐसी कौन सी रिसर्च हुई है जिसके बारे में दुनिया काफ़ी आश्चर्यचकित है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और ये बहुत इन्फॉर्मेटिव एक रिसर्च स्टडी हुई थी जी। जिसमें कि ये देखा गया था कि क्यों एक कॉमन कोल्ड फ्लू जैसा वायरस जो कि कोरोना वायरस है उसने धरती पे इतना हैवक प्ले किया। तो ये देखा गया कि बहुत से साइंटिस्ट ने रिसर्च की, अपनी किताबों को दोबारा देखा, क्या ऐसे मानक हमारे शरीर में कम थे जो हमारी इम्यूनिटी इतनी कम थी। तो उसमें ये देखा गया कि विटामिन डी का जो पहले हमने इस्टेब्लिश किया था नॉर्म 2010 में, जी। वो गलत था। वो हुआ क्या था, एक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन है कोलंबिया वाशिंगटन डीसी में, जिसने कुछ मानक दिए थे बच्चों में रिकेट्स प्रिवेंशन के लिए विटामिन डी के। और तब उन्होंने कहा था कि अगर आप 20 पे अपना मापदंड रखते हैं तो आप पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी बच्चों को तक पहुंचा पाएंगे और उनको रिकेट्स नहीं होने पाएगी। गलती से ये यूएस एफडीए ने टेक ओवर कर लिया और उस गलती को पूरे दुनिया में लागू कर दिया गया। जब दोबारा साइंटिस्ट ने रिविज़िट किया तो ये देखा कि ये मानक बहुत ज़्यादा कम थे। सो हम लोग अभी तक जो रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस थे विटामिन डी के, वो मानक जो हम लोग को एस्टैब्लिश्ड मिले थे उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा कम थे। अच्छा, तो आप जैसे यहाँ मानकों की बात कर रहे हैं या किसी खास प्रमाण की बात कर रहे हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि विटामिन डी ऐसे तो ओवर द काउंटर मेडिसिन के रूप में भी काफ़ी सारी उपलब्ध है, तो क्या इंसान को ऐसे ही मतलब किसी को ले लेना चाहिए या कोई खास रिकमेंडेड डोजेज है जो बच्चों को लेना चाहिए, कुछ बड़ों को लेना चाहिए, या सबके लिए पर्सनलाइज्ड होता है? बहुत सही सवाल है। देखिए 2010 में जैसे मैंने बताया कि ये मानक आए थे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया वाशिंगटन डीसी से, जो कि यूएस एफडीए ने ले लिए थे। 2019 में एक स्टडी आई थी जिसमें कि ये पाया गया था कि ये 2010 के मानक जो हम लोग ने लिए थे वो गलत थे। और उस स्टडी को कहा गया 2019 में, उस स्टडी को क्या कहा गया, द बिग विटामिन डी मिस्टेक। और उसकी वजह से अब जो मानक आ रहे हैं उसके हिसाब से हमको एक एडल्ट को प्रतिदिन 10,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी की ज़रूरत है। अच्छा। जो कि रिकमेंडेड है आज की तारीख में। इससे पहले उसको हम 800 से 1200 मानते थे। अच्छा। 10 गुना उसमें इजाफा हुआ है। 10 गुना। तो इंसान ऑब्वियसली इसको ओवर द काउंटर मेडिसिन के तौर पे ले सकता है? हाँ, ले सकता है। इसलिए उस मानकों को मॉनिटर करना पड़ता है। इसीलिए विटामिन डी के ऊपर एक न्यूज़ आर्टिकल छपा था टाइम्स ऑफ इंडिया में फ्रंट पेज पे कि ज़्यादा विटामिन डी लेने से एक पेशेंट की मौत हो गई थी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि डॉक्टर की सलाह पे ही लेनी चाहिए। अच्छा। ओवर द काउंटर हमारे देश में काफ़ी कुछ अभी मिल जाता है, हम लोग उसको रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं, मगर ये कोरोना के टाइम पे तो खासकर मैंने देखा था कि लोग विटामिन डी के भी कैप्सूल्स ले रहे थे। बहुत ज़्यादा ली है, उसकी वजह से टॉक्सिसिटी लेवल पे भी पहुँचे हैं। वो फियर फैक्टर था, वो एप्रीहेंशन था, जिसकी वजह से लोगों ने बहुत कुछ जिंक, विटामिन सी और बहुत सी चीज़ें ऐसी ले ली जो कि मानकों के हिसाब से टॉक्सिक लेवल पे पहुँची। ओके, तो आपने एक ऐसी स्टडी का भी मतलब हमें बताया, एक स्टडी के बारे में जहाँ पे लोग अगर अपने खास पैमाने से 3 गुना या 8 गुना ज़्यादा विटामिन डी का सेवन कर रहे थे तो उनकी इम्यूनिटी बढ़ रही थी। जी, ये अभी प्रूफ हो चुका है कि जो विटामिन डी लेवल्स अगर हम जो पहले 30 to 40 नैनोमोल्स पर डेसीलीटर हमारे नॉर्मल माने जाते थे जी, उससे अगर हम 2 गुना 60 नैनोमोल्स पर डेसीलीटर पे रखें तो 80% चांस है कि हमको कोविड नहीं भी होगा। और अगर हम उन 20% में लाया करते हैं कि गलती से हमको कोविड हो भी गया तो हम या तो सीरियस नहीं होंगे या हम लोग आईसीयू में नहीं भर्ती होंगे। यहाँ तक कि मानकों में इतना बदलाव किया गया है कि अब उन्होंने कहा है कि 80 नैनोमोल्स पर डेसीलीटर पे अगर आप अपना विटामिन डी रखते हैं विच इज़ थ्राइज द प्री कोविड लेवल्स मानकों के हिसाब से, तो
plethora of cancers like pancreatic cancer, colon cancer, breast cancer, hypertension, diabetes type 1, asthma, depression, इन सब बीमारियों से बचा जा सकता है। उसके आगे भी बढ़ें तो मानकों में इतना रिवीजन आया है कि उन्होंने कहा अगर आप 100 नैनोमोल्स पर डेसीलीटर पर रखते हैं तो 3000 बीमारियों से शरीर को बचा सकते हैं। वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो फिर ऐसे तो मतलब सबको अपने लिए रिकमेंड करवा लेना चाहिए किसी एक डॉक्टर से जाके? नहीं, रिकमेंड करा लेना चाहिए, मगर हाँ एडोलेसेंट बच्चों के और तो ये बेसिकली एक पर्सनलाइज्ड चीज़ है इंसान के खुद के मतलब किसी खास टेस्ट के थ्रू आप ये पता लगा सकते हैं कि जी। आपकी बॉडी को कितनी ज़रूरत है उस चीज़ की। करेक्ट। सी ऐसा भी देखा गया है कि ये एक मानक, एक ब्रॉड बेस्ड मानक है। इसका एक टर्म होता है विटामिन डी पॉलीमॉर्फिज्म। तो उसकी वजह से जैसे अगर आपने उतना मानक में लिया और मैंने भी उतने ही मानक में लिया तो हो सकता है हम दोनों का विटामिन डी राइज उतना सेम ना हो। अच्छा। ये इंडिविजुअल सब्जेक्टिव होता है और हर एक ये क्योंकि जीन से लिंक्ड होता है, विटामिन डी रिसेप्टर्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं और जीन को कोड करते हैं। अच्छा। तो इसलिए हर एक का अपना अपना सब्जेक्टिव होता है। उन कुछ लोगों में रेजिस्टेंस भी देखा गया है विटामिन डी से, कुछ लोगों में पॉलीमॉर्फिज्म भी देखा गया है। तो उसकी वजह से सबको एक जैसे मानकों पे नहीं। ओके, पॉलीमॉर्फिज्म से आप क्या कहना चाहते हैं, आप कुछ समझा सकते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि हर एक बंदा अगर मान लीजिए 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स जो हमारे यहाँ अवेलेबल है तो वो डेली या 3 दिन या 10 दिन लेता है। उसके बाद उसके विटामिन डी के इजाफे में हो सकता है उतना इजाफा ना हो जितना कि एंटिसिपेटेड हो। अच्छा। वो अपने उसके जीन लेवल से या उनके अपने रेजिस्टेंस से डिसाइड होता है। अच्छा, तो वो कनेक्टेड है आपकी बॉडी से? करेक्ट। कि आप कैसे उस जी। चीज़ को रिसीव करते जी हैं। जी ओके, जैसे हर दवाई का भी अपना एक रिसेप्शन है। करेक्ट। अच्छा, सर अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने सनस्क्रीन्स के बारे में काफ़ी बात की। आपने कहा कि हमारी सोसाइटी काफ़ी सनफोबिक हो गई है। तो जब शुरुआत हुई थी सनस्क्रीन्स की मार्केट में आने की तो हम लोग को तो ये कहा गया था कि सनबर्न से बचाता है, आपको रोज़ मतलब दिन से रात तक सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए, कैंसर से प्रिवेंशन मिलता है। तो फिर ये सब का क्या हुआ? जी, बात सही कह रही हैं आप। जी। मगर हमारे यहाँ उसका यूसेज जो था वो सनबर्न से बचाने के लिए था। हाँ। और आज की तारीख में मेरे हिसाब से सनस्क्रीन इज़ बीइंग यूज्ड नॉट टू गेट टैन्ड इनसाइड द सन एंड टू अब मेंटेन तो योर अलग अलग SPF लेवल्स भी आ गए, कोई 30 लगाता है, कोई 20 लगाता है, कोई 50 लगा रहा है। जी। तो मोर एज अ ब्यूटी ऑप्शन आ गया रादर देन इट बीइंग अ प्रिवेंशन फ्रॉम सनबर्न। ओके, तो मतलब डॉक्टर्स सनस्क्रीन यूजेज को मतलब रेकमेंड नहीं करेंगे? नहीं करते हैं, उसका मिसयूज़ नहीं रिकमेंड करता। ओके, मिसयूज से आपका क्या मतलब है? ओवर यूज़। ओवर यूज, ओके। तो मतलब आपके हिसाब से किस टाइम पे इंसान को लगाना चाहिए? क्योंकि ये लोग तो कहते हैं कि दिन भर लगाना चाहिए, रात को भी लगाना चाहिए। जब आपको लगे कि आप काफ़ी देर तक सन के एक्सपोजर में रहेंगे और अच्छा। जब आपको सनबर्न होने का डर हो। अच्छा सर, जैसे कि आपने इस रिसर्च की बात की कि अब प्री कोविड लेवल से ट्वाइस या थ्राइस अगर आप लो तो मतलब आपकी बॉडी काफ़ी अच्छा रिसेप्शन दे सकती है और आप काफ़ी बीमारियों से बच सकते हैं। तो पर मतलब जैसे कि हमारे WHO के पहले के मानक थे, अगर उनसे हम लोग इतना बढ़ जाते हैं तो क्या बॉडी में टॉक्सिसिटी नहीं हो सकती? जैसे कि आप पहले ही बता रहे हैं कि कोविड में लोगों ने मतलब ओवर डू कर दिया उस चीज़ को और वो लोग उस लेवल तक पहुंच गए। नहीं, एकदम बहुत सही सवाल है। देखिए, इसको मैं 2 पार्ट में तोड़ूंगा। जी। सबसे पहले कि विटामिन डी टॉक्सिसिटी का हम लोग बहुत ज़्यादा डरते थे, तो इसलिए इस स्टडी ने सबसे पहले जो चेंज लाया है वो अब नॉर्मल रेंज को 30 to 40 ना रख के 30 to 100 रखा गया। सारी नेशनल लैब्स की रिपोर्ट्स चेंज हो गई हैं। अच्छा। उसमें अब मानकों में 30 to 100 आ गया है नैनोमोल्स पर डेसीलीटर। दूसरी बात, ये कहा जा रहा है कि विटामिन डी इन इटसेल्फ इज़ नॉट टॉक्सिक, it is the hypercalcemia that is caused because of vitamin D which causes toxicity। मतलब कि विटामिन डी ज़्यादा मात्रा में है और उससे नहीं टॉक्सिसिटी होगी क्योंकि वो आपके ब्लड में ज़्यादा कैल्शियम ले आएगा, उसकी वजह से टॉक्सिसिटी होती है। तो इसलिए अब उन्होंने ये कहा है कि अगर आप विटामिन डी सप्लीमेंटेशन ले रहे हैं
अच्छा। तो यू स्टॉप योर कैल्शियम, रादर टेक मैग्नीशियम। तो कैल्शियम की ज़रूरत ही नहीं है हमारी बॉडी को, वो खुद ही ले आएगा। कैल्शियम इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ये देखा गया है कि हमारा पौष्टिक आहार तो है ही, साथ में सारे मिनरल्स और सारे विटामिन से भरपूर हम लोग का आहार होता है। तो इसलिए कैल्शियम की ज़रूरत इंडियन पॉपुलेशन को इतनी नहीं है, क्योंकि हमको अपने आहार से दिन भर के खान पान से ये मिल जाता है। अच्छा। इसलिए कैल्शियम की सप्लीमेंटेशन ज़रूरी नहीं है। दूसरी बात, टॉक्सिसिटी जो होती है वो 250 टू 500 नैनोमोल्स पर डेसीलीटर पे होती है। तो हम अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में भी विटामिन डी ले लेते हैं तो हम उस टॉक्सिक लेवल पे नहीं पहुंचेंगे। अच्छा, क्योंकि आपका बॉडी उतनी देर तक रिटेन नहीं करेगा? हाँ, इसकी प्लाज्मा हाफ लाइफ 14 दिन होती है और इंट्रासेलुलर हाफ लाइफ 1 डे होती है। तो इसमें ये टॉक्सिसिटी लेवल्स पे पहुंचना, अगर हम 60K के जो अवेलेबल डोज है, अनटिल अनलेस कोई गलती से इंजेक्शन ना लगवा ले, वो जैसे एम्स वाली स्टडी में मैंने बताया था कि वो बच्चे ने 21 दिन डेली विटामिन डी का 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स लगवा लिया था, जिसकी वजह से उसको पैंक्रेटाइटिस हो गया, वो मर गया। तो उतने लेवल पे अगर कोई गड़बड़ी ना करें तो आप टॉक्सिसिटी से ना डरें। अच्छा, तो मतलब एक नॉर्मल कंडीशन में बाय डिफ़ॉल्ट आप कभी टॉक्सिसिटी लेवल्स तक पहुंच ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपका बॉडी रिटेन ही नहीं करेगा उसको। करेक्ट, 14 दिन में तो हाफ लाइफ है उसकी, आधा हो जाएगा। ओके, सो फिर मतलब इंसान को लेना चाहिए विटामिन डी को। तो फिर अगर ये इतना अच्छा, मतलब इतने अच्छे रिसर्चेस हुए हैं, तो फिर इनके बारे में बात क्यों नहीं होती है बड़े स्तर पर दुनिया में? ये रिसर्चेस अभी आए हैं, एक अभी इनफैक्ट रीसेंट रिसर्च आया है पीजीआई चंडीगढ़ से जी, जिसमें कि उन्होंने 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स डेली दिया है 10 दिन तक, और उसको उन्होंने पल्स थेरेपी बोला है। और एक दूसरी स्टडी आई थी हैमर थेरेपी, ये कोविड के टाइम ही आई थी। हैमर थेरेपी में इन्होंने कहा था कि मेडिकल पर्सनल जो कि जिनको कि कोविड आईसीयू में काम करना है या कोविड वार्ड में काम करना है या कोविड पेशेंट से उनका इंटरेक्शन है, उनको 3 दिन के लिए हैमर थेरेपी में 3 दिन के लिए 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स दे के इतनी इम्यूनिटी बिल्डअप करके आप उनको कोविड वार्ड में लगा सकते हैं। तो एक हैमर थेरेपी है, एक पल्स थेरेपी है और एक WHO की रिकमेंडेड थेरेपी है। ओके, तो इन तीनों ही तरीक़ों से मतलब अभी फ़िलहाल इसको यूज़ किया जा रहा है। अच्छा, तो सर अभी जैसे कि आपने बताया कि प्री कोविड लेवल से अगर हम लोग थ्राइस या 8 गुना ज़्यादा लेवल्स पे भी अगर हम लोग विटामिन डी ले रहे हैं तो काफ़ी बड़ी बड़ी बीमारियों से आप बच सकते हैं, जैसे आपने कहा डायबिटीज़ टाइप 1 और कैंसर के काफ़ी सारे प्रारूप। तो फिर हमें ये बताइए कि क्या कोई इंसान जो पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त है, क्या अगर वो अचानक से अपने विटामिन डी सप्लीमेंटेशन को बढ़ाता है तो क्या उसे इस चीज़ से कोई लाभ होगा? जी, एकदम सही कहा है। ये देखा गया है कि पेशेंट जब आईसीयू में एडमिट होता है, कुछ स्टडीज़ ये भी आई हैं जिसमें कि उन्होंने 6 लाख नहीं बल्कि 3 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स आईसीयू वाले पेशेंट्स जो कि सीरियसली इल हैं, सेप्टिक पेशेंट्स हैं, उनको दिया है। और उन्होंने सेप्टिक मार्कर्स को काफ़ी हद तक कम होते देखा है 2nd और 3rd डे में ही। तो आप ये समझ लीजिए कि जो कि आईसीयू में पेशेंट भर्ती है और सेप्टिसीमिया में है, सेप्टिक इन्फेक्शन है, उनमें भी विटामिन डी देके देखा गया है कि उनको काफ़ी लाभ हुआ। अच्छा, तो मतलब किसी बीमारी से ग्रस्त इंसान को भी विटामिन डी को अपने सप्लीमेंटेशन में डालना चाहिए, बिकॉज उसको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है इस चीज़ से। तो क्या हर टाइप के डॉक्टर्स इसको रेकमेंड करते हैं, क्या उनको मतलब सबको ये जानकारी है? जी, अब तो अभी मैं एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के यहाँ बैठा हुआ था, तो मैंने देखा था कि इनफैक्ट उनके यहाँ भी विटामिन डी का रोल आँख जैसी चीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इस वक्त कोई भी डिसिप्लिन मेडिकल साइंस में नहीं अछूता नहीं रह गया है विटामिन डी के रोल से। अच्छा, सर आपने हमें ये बताया कि जो पुराने ज़माने में हमारे पूर्वज थे उनके बॉडी में जब रिसर्चेस की गई तो हम लोगों को पता चला कि 80 नैनोमोल्स पर डेसीलीटर था उनके पास विटामिन डी। तो फिर ऐसे में हमारे तक आते आते ये चीज़ इतनी कम क्यों हो गई? यही 3 रीजंस जो मैंने पहले गिनाए थे। सबसे पहले तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ 1980s के आसपास, तो ये देखा गया कि पार्टिकुलेट मैटर हमारे एटमॉस्फेयर में इतना बढ़ गया, सन एक्सपोजर भी कम हो गया उसकी वजह से, यहाँ तक कि 2010 तक आते आते ये बिलो 20 आ गया। और इस वक्त तो अगर आप टेस्ट कराएं जिसने सप्लीमेंटेशन नहीं लिया, 5, 8, 9, 10 वाली रिपोर्ट मिल रही हैं। पहला तो रीज़न पार्टिकुलेट मैटर, दूसरा सनफोबिक सोसाइटी, तीसरा
हम लोग जो सन एक्सपोजर त्रिकोण जो हमारा बनता है, जो मैंने आपको बताया, वो उसकी वजह से सन एक्सपोजर अच्छा, एडिक्वेट तो नहीं है। आपने जैसा कि कहा सन एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है, तो ऐसे में क्या हर इंसान को जाके 1 घंटे के लिए धूप में रहना चाहिए? हम लोग या कोई खास समय है? नहीं, खास समय तो जैसे हमने बताया था कि 10 से 2 के बीच में से जाना का है, चाहिए। मगर हमारे देश में 50 डिग्री सेल्सियस होता है। 40 के तो ऊपर ही था, 2 साल कम था, बट जी। 40 के ऊपर होता है, तो आप डिहाइड्रेट हो जाएंगे। बल्कि आप इधर बहुत सारे पेशेंट्स मेरे को सनस्ट्रोक की वजह से, हीट स्ट्रोक की वजह से दिखाई देने को मिला है। अच्छा, तो मतलब ये भी रिकमेंडेड नहीं है कि आप दिन भर जाओ। नहीं, सो ऑल दीज आर एकेडमिक वैल्यूज। सन एक्सपोजर का रोल है, बट ये कोई थेरेप्यूटिक मनूवर नहीं है कि आप उससे 100% जाके बैठना ही पड़ेगा। जी 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 जी। ओके, सो सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे अब कि कोविड-19 के बाद ऐसा भी देखा गया है कि काफ़ी लोगों को गठिया या घुटने के दर्द और पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम्स की शिकायत हो रही है जी। काफ़ी कम उम्र में। जी, तो जी। फिर क्या इसमें भी विटामिन डी का रोल है? जी, आप ये देखिए ना कि ये कोविड के टाइम लोग बाहर नहीं निकले, एक्टिविटी लेवल कम हुआ। सन एक्सपोजर नहीं था, एक्टिविटी लेवल कम होने की वजह से कुछ ना कुछ उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट गिरा, जिसकी वजह से वो ओबीज हुए या खान पान में ज़्यादा जी। उनका रुचि रही घर में रहने की वजह से। तो ये देखा गया कि लॉट ऑफ दीज पेशेंट्स आर कमिंग बैक विद लोअर बैक पेन, और लोअर बैक पेन का रीज़न 80% मैकेनिकल लोअर बैक पेन इज़ बिकॉज ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी। ये प्रूवन है। लो बैक पेन 80% लोगों में सिर्फ विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ओके, तो इसलिए विटामिन डी डेफिशिएंट हुए पेशेंट, ओबीज हुए, सन एक्सपोजर कम हुआ, खान पान में प्रॉब्लम हुई और फिर एंड में आपको ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई। लो बैक पेन वाली प्रॉब्लम्स लेके आए। ओके, तो सर ऐसा जैसे कि आपने बताया कि मतलब विटामिन डी के साथ कई बार खुद डॉक्टर्स ही सलाह देते हैं कि आपको कैल्शियम के सप्लीमेंट्स भी लेने चाहिए। तो मतलब अब तो आप कह रहे हैं कि कैल्शियम सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है। जी। तो फिर क्या हमारे खान पान में ऐसी चीज़ें हैं जो मैग्नीशियम को की भी आपूर्ति कर सके, जिनको हम बढ़ाएं, जी जिससे कोई फ़ायदा हो? जी, एकदम सही कहा आपने कि कैल्शियम के लिए अब ये रिकमेंडेशन है कि अगर आप विटामिन डी सप्लीमेंटेशन ले रहे हैं तो आप कैल्शियम साथ में ना लें। मगर ये चीज़ आप तक कोई डॉक्टर या कोई एजेंसी नहीं बोलेगी, क्योंकि $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है इस वक्त कैल्शियम की। तो ये कई बार तो कैल्शियम टैबलेट्स के साथ ही विटामिन डी साथ में दे रहे होते हैं। जी, आपसे छुपाया जाएगा। हाँ, हमारे खान पान में पर्याप्त मात्रा में मैग्नीशियम है, जैसे कैशूज़, आलमंड्स, एवोकाडो, और बहुत से ऐसे खान पान में पदार्थ हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एवरीथिंग हैज़ अ लॉट ऑफ, सैल्मन फिश हैज़ अ लॉट ऑफ, मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स हैव अ लॉट ऑफ मैग्नीशियम। बट it has been seen that our soil and water has become deficient of magnesium due to human activity. तो अगर हमारा सॉइल और वाटर ही डेफिशिएंट होगा तो हमारे फूड प्रोडक्ट्स में भी उतनी मात्रा में मैग्नीशियम नहीं होगा जो कि हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है। और मैग्नीशियम प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर विटामिन डी फंक्शन इनसाइड द बॉडी। ओके, तो इसलिए ये कहते हैं कि शॉर्ट कोर्स थेरेपी मैग्नीशियम की एज अ रिप्लेसमेंट देनी चाहिए। अच्छा, तो वो शॉर्ट कोर्स थेरेपी कितनी रेकमेंडेड होती है, 3 कुछ बता महीने। सकते हैं? 3 महीने। ओके, 3 महीने। और मतलब इसका कोई खास डोजेज होता है पर इंसान के हिसाब से, या मतलब कोई भी ले सकता है? उसका डोसेज होता है, बट दैट हैज़ टू बी अगेन वेरी सब्जेक्टिव टू द पेशेंट। ओके, सो बोथ द थिंग्स लाइक विटामिन डी एंड मैग्नीशियम बोथ आर वेरी सब्जेक्टिव। Correct. ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप अपने हिसाब से ले लिए। मतलब वन थेरेपी फिट्स ऑल ऐसा नहीं है। अच्छा, ओके। सर अब इससे मुझे एक और बात ये याद आई कि आपने कहा कि मतलब पुराने ज़माने में लोगों के पास बहुत ज़्यादा विटामिन डी होता था, अब हमारे पास बिल्कुल नहीं है। तो क्या इस वजह से ऐसा था कि पुराने ज़माने के लोग कम बीमार पड़ते थे और अब हम लोग कुछ ज़्यादा ही बीमार पड़ रहे हैं? बहुत सही आपका ये आकलन, मतलब दिस इज नॉट अ सरमाइज, बट ये बात सत्य है। मतलब ऐसी नई नई बीमारियां जो आ रही है, प्रकट हो रही है हमारे सामने, वो पहले नहीं थी। जी, ये मतलब ये तो दिस अगेन इज हैज़ टू बी रिसर्च्ड, बट मे बी व्हाट यू आर सजेस्टिंग इज करेक्ट, 100% करेक्ट। मे बी उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा थी। जी, उनकी इम्यूनिटी 100% ज़्यादा थी। एंड इट वाजंट जस्ट बिकॉज ऑर्गेनिक चीज़ें मिल रही थी और ये हो रहा था, बट बॉडी लेवल्स पे भी उनका काफ़ी अच्छा था। They used to play work Very active. in the fields for 20 hours in a day. जी,
ओके, तो सर अब हमें ये बता दीजिए, क्या ये शोध क्या शोधकर्ताओं को भी हमारे समाज को ज़्यादा जागरूक करने की ज़रूरत है इस शोध के प्रति? हाँ, ये शोध है जो ये बिग विटामिन डी मिस्टेक 2019 में आई स्टडी, जी। और कोविड के बाद इसको बहुत ज़्यादा लोगों ने पढ़ा, अप्रोच किया, और बहुत सी जगह इसको एज अ रिसर्च स्टडी भी किया। तो हाँ, ये बात सच है कि जागरूकता इसके बारे में बहुत ज़रूरी भी है, नॉट ओनली अमंगस्ट क्लिनिशियंस बट एक जो फियर फैक्टर था विटामिन डी टॉक्सिसिटी का, उसको भी कम करना ज़रूरी है। ओके, तो जैसा कि आपने बताया कि टॉक्सिसिटी तब तक नहीं हो सकती जब तक आप एक्चुअली लेवल्स को सरपास ना कर दो। जी, एकदम, जो कि बहुत रेयर है। बहुत रेयर है। ओके। और विटामिन डी पर से इज़ नॉट टॉक्सिक, हाइपरकैल्सीमिया टॉक्सिक। तो कैल्शियम अगर आप स्टॉप कर दे रहे हैं और डाइट से ही आपको एडिक्वेट अमाउंट में मिल रहा है, तो आप नहीं पर इन सारी ही चीज़ों के लिए आपको एक खास एक्सपर्ट के साथ जाके मिलने की बहुत ज़रूरत है, और अपने खुद के रिपोर्ट्स के हिसाब से वो चीज़ लेना ज़्यादा ज़रूरी है। एकदम। ओके, अब सर अंत में आप हमें ये बता दीजिए कि क्या इस शोध से जुड़ी या विटामिन डी से जुड़ी कोई और बात है जो हम लोग आपसे ना पूछ पाए हो, जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? जी, मतलब अब थोड़ा सा टेक्निकलिटी की तरफ बढ़े। जी। तो विटामिन डी का रोल जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि गठिया बताश है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, बहुत से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, ये कहा गया है कि सिर्फ विटामिन डी कैन क्योर ऑल दोज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। यहाँ तक कि शोध इस पे भी चल रहा है कि विटामिन डी से डिप्रेशन, शिज़ोफ्रेनिया, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, डिप्रेसिव साइकोसिस, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, ओसीडी तक सारी बीमारियां क्योर हो सकती है सिर्फ विटामिन डी से। ओके। और ये शोध ब्राज़ील में डॉक्टर कोएम्ब्रा हैं, ही इज़ अ न्यूरो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। ब्राज़ील इंसिडेंटली सॉ द सेकेंड अपसर्ज ऑफ कोविड पेशेंट्स इन द फर्स्ट वेव आफ्टर यूएस। तो यहाँ पे इस शोध को 2020 में ही बहुत ज़्यादा किया गया, और ये देखा गया कि विटामिन डी का रोल नॉट ओनली इन कोविड, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स और साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स में भी बहुत ज़्यादा है। ओके, शायद अब मुझे समझ में आया कि क्यों ऐसे साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स वालों को हमेशा ये रेकमेंड किया जाता है कि आप नेचर के पास जाइए, आप गो ऑन अ ब्रेक, गो फॉर अ नेचर वॉक, गो फॉर थिंग्स लाइक दैट, कि विटामिन डी बढ़ेगा तो अपने आप चीज़ें सही होंगी। ओके, तो आज तक हम लोग जान नहीं रहे थे, बट सबको ये पता था कि विटामिन डी इज़ वेरी नेसेसरी, मगर इसके ऊपर हम लोग को रिसर्च नहीं हुई थी। हाँ, डर था, और हम लोग अभी तक एक गलत सिद्धांत जो कि 2010 में अडॉप्ट हो गया था और वो पास ऑन हो गया था वर्ल्ड को, तो उसी को फॉलो करते आ रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच कि आपने आज हमारे दर्शकों को और काफ़ी सारे लोगों को इतना अच्छा ज्ञान दिया इन सारी चीज़ों के बारे में। थैंक यू सो मच डॉक्टर अनुज गुप्ता। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थे प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अनुज गुप्ता, जो कि हमें विटामिन डी और इससे जुड़े काफ़ी सारे पहलुओं के बारे में काफ़ी सारी जानकारी दे चुके हैं। ऐसे ही और दिग्गजों से आपकी मुलाकात हम कराते रहेंगे। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो। इजाज़त दीजिए मुझे, यानी कि प्रज्ञा वत्सल मिश्रा को।